नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट वीडियो। इससे पहले हमने इसमें 3 वीडियो आपको करा दिए हैं और आज का जो वीडियो है ये हो जाता है हमारा 4 नंबर का। 4 नंबर के वीडियो में आज आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर संघीय कार्यालय, संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका से जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे इस एक वीडियो में। इससे पहले हमने भारत का संवैधानिक विकास और ये जो बाकी इससे पहले जितने भी आपके टॉपिक हैं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य सभी जो हैं हमने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। इससे पहले यहाँ पर सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस भारतीय राज्य व्यवस्था की पूरी सीरीज में। ठीक है, तो 5-6 वीडियो में जो है ये सारा हम कवर करा देंगे आपको। तो आज का जो वीडियो है ये 4 नंबर का हो जाता है और आज हम बात कर लेते हैं संघीय कार्यपालिका की। और संघीय कार्यपालिका को जब तक हम देखते हैं तब तक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। तो चलिए यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है आज की जो संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको कोशिश करेंगे कि इस एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाए। टॉपिक काफ़ी बड़ा है ये संघीय कार्यपालिका का, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपका ये हम समाप्त कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर उच्च न्यायालय हम इसके बाद करने वाले हैं। सारे जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट हैं, सारे जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और विद डिटेल हम जो है इसको कवर करा रहे हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, आरओ या फिर जो अभी आने वाली हैं बाकी वैकेंसियाँ, उन सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो संघीय कार्यपालिका से संबंधित। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। एक क्वेश्चन पहला ही आपका यहाँ से बन जाता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो हो गया है हमारा यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझना है और समझते हुए आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ भी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाता है संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघीय कार्यपालिका में कौन नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और एक आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जो संघीय कार्यपालिका में नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलना है। और यहाँ आपको बता दिया गया है कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है इस संसदीय शासन प्रणाली में केवल कुछ सिग्नेचर करने के लिए या कुछ साइन करने के लिए नाम मात्र का होता है। बाकी जो सारा काम करते हैं वो आपके प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका का जो नाम मात्र का ये प्रमुख होता है राष्ट्रपति, बाकी जो कार्य करेगी वो सब करेगी हमारी कार्यपालिका। जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल गई है। जबकि जो वास्तविक शक्ति आपसे पूछा जाएगा, जो वास्तविक प्रधान है वो कौन होता है, तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको यहाँ पर भाग भी याद रखना है, भाग 5 हो जाएगा। अनुच्छेद भी याद रखना है, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 52 से 78। अभी यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें आपने देखा है क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो आप जो है बिल्कुल हल्के में किसी भी क्वेश्चन को नहीं ले सकते हैं और डिटेल तो अब आपको बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनर ने बिल्कुल हल्के क्वेश्चन बनाना बंद कर दिया है। ठीक है, तो आपको डीपली पढ़ना है और डीपली पढ़ने के लिए आपको उसकी डिटेल का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ आपने समझ लिया है, भाग 5 की बात होती है संघीय कार्यपालिका में और अनुच्छेद 52 से 78 तक यहाँ पर बात हम करते हैं।
इसके बाद जो हमारा हो जाता है, जो भारत सरकार है वो किस किस तरह से बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले विधायिका आ जाती है, उसके बाद कार्यपालिका आ जाती है और इसके बाद न्यायपालिका। इन 3 पार्टों से मिलकर जो है आपकी भारत सरकार का गठन होता है। अब विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका में आपके 2 पार्ट देखने को मिल जाएंगे, एक आपकी राज्यसभा और एक आपकी लोकसभा। सीटों की संख्या भी यहाँ पर लिखी हुई है 250 और 550। इसके बारे में भी विस्तार से डिस्कशन करेंगे आगे। तो इसके बाद आ जाता है हमारा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हो जाते हैं आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। उसके बाद हमारी आ जाती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो न्यायपालिका में देखने को मिल जाएगा आपको उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और एक आपका जिला न्यायालय। तो 3 तरह के न्यायालयों की बात की गई है यहाँ पर। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ठीक है, और जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इन सभी को आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये आ जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं और आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो आपका राष्ट्रपति से 100% आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए विस्तार से इस पर डिस्कस करेंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में ऐसा कहा गया है संविधान के। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। जो देश का प्रथम नागरिक है, ये हमने कई बार पढ़ा है, वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराता है, ठीक है। यहाँ से आपको समझना है जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अगर कार्यपालिका ने कोई निर्णय दिया है, कार्यपालिका ने कोई विधेयक पास किया है, तो उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी या फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा, जो विधेयक होता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो पास नहीं होगा। ये आपको बड़े विस्तार से हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर आगे बताएंगे। यहाँ बात करेंगे निर्वाचन की, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की यहाँ पर बात करते हैं। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन भी किया जाता है। निर्वाचक मंडल की बात हो रही है अनुच्छेद 54 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको देखने को मिल जाएगा। निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन भी किया जाता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, ये बड़ा जो है इम्पोर्टेंट आपकी तरफ से माना जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो यहाँ पर आपको लोकसभा देख लेनी है, लोकसभा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके बाद आपकी राज्यसभा भी आपकी इन्वॉल्व होती है निर्वाचक मंडल में। इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के, जो आपकी सभी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी आपके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद ये चीज़ आपने समझ ली है, निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी निर्वाचक मंडल में शामिल हो जाते हैं राष्ट्रपति के। इसके बाद बात आती है हमारी 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों आपको याद रखने, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, तो राज्य तो हमें सभी हो जाते हैं, जो भी हमारे 28 राज्य हैं सभी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हो जाएंगे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल उनको किया गया है। और ये संविधान संशोधन हो जाता है 70वां, हुआ था ये 1992 में। इसके बाद संविधान के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है।
जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते थे। ठीक है, तो ये शामिल थे जो उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। और लेकिन जो अभी 2019 के बाद से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और गुप्त मतदान किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये एकल संक्रमणीय मत जो है ये याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी हैं। ठीक है, उसके चुनाव के नामांकन के लिए जमानत राशि की बात की गई है तो केवल 15,000 रुपये मात्र जमा करने होते हैं सिक्योरिटी के तौर पर, यानी जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये जमा करके वो जो है चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त भी कर ली जाती है राष्ट्रपति के उम्मीदवार की। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का जो निपटारा है वो उच्चतम न्यायालय यानी SC सुप्रीम कोर्ट में जो है किया जाएगा और उसका फैसला भी अंतिम माना जाएगा। उसके ऊपर फिर आप अपील नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चुनौती भी नहीं दी जाएगी कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। पदावधि की बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की तय की गई है। कितनी है? 5 वर्ष की है। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो अवधि होती है, पदावधि होती है, वो होती है 6 वर्ष की। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी उसके अपने उत्तराधिकारी को आने तक वह पद पर बना रहता है। जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक पहला राष्ट्रपति ही कार्यभार को देखता रहेगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस के होते हैं, उनको जो है वो फिर देखता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सिग्नेचर करना और बहुत सारे और भी काम होते हैं राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है अनुच्छेद 57 के अनुसार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो देता है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा कि उपराष्ट्रपति जी, मैं अपना जो है त्यागपत्र दे रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर संबोधित कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो पत्र बनता है ना, तो उस पत्र के ऊपर जो है उपराष्ट्रपति का पूरा नाम, पता और ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती है, पद वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती है जब लेटर लिखा जाएगा। और उस पर जो है हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपने पद से जो है फिर त्यागपत्र दे देगा राष्ट्रपति। योग्यताओं की बात की गई है, जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुछ योग्यताओं का भी वर्णन किया गया है। और ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के भी आप राष्ट्रपति बना देंगे, उसके लिए बहुत सारी शर्तें, नियम, कानून बनाए गए हैं। उनको पूरा होने के बाद ही आप जो है निर्वाचन मंडल में जो है भाग ले सकते हैं। इसके बाद वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली जो आपकी योग्यता है वो होती है आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो फिर आप राष्ट्रपति के चुनाव में की जो प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। दूसरा हो जाएगा 35 वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली है। अगर आप 34 वर्ष के हैं तो भी आप जो है राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। आपको 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, यानी आप 35 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उसके बाद ही आप जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता का मतलब है कि लोकसभा के सदस्य के लिए जो जो योग्यताएं रखी गई हैं वो सभी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक। इसके बाद चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जब वो चुनाव लड़ रहे हैं उस समय किसी भी लाभ के पद पर। लाभ के पद का मतलब होता है किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी तरह के गवर्नमेंट काम में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद या लाभ का पद जो है यहाँ पर नहीं माना जाएगा। शपथ की बात करते हैं जो अनुच्छेद 60 में दी गई है। याद कैसे करेंगे? से 60, ठीक है, और से ही बनता है आपका शपथ। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। राष्ट्रपति की शपथ का जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, कौन सा है? तो 60 हो जाएगा। और इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आपसे ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है, कई बार बना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाएगी वो दिलाई जाएगी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर अगर वो नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, जो सबसे ज़्यादा उम्र के हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा वेतन। वेतन के बारे में वर्तमान में राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 5 लाख रुपए है, और ये 5 लाख रुपए भी ऐसे हैं जिन पर कर नहीं लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद महाभियोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में, और 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर 61(1) के अनुसार। इसके बाद बात आती है यहाँ पर 61(2) की। ठीक है, यह आर्टिकल 61 हो जाता है। आर्टिकल 61 का पैरा 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसा कहा गया है 61(2) में। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी उठाया और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया, उसके लिए काफ़ी सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होती हैं, तब जाकर कहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। और ये इतना आसान नहीं है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। ठीक है, क्योंकि 14 दिन पहले आपको जो अग्रिम सूचना देनी होगी और कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने जरूरी हैं। उस सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत द्वारा। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। महाभियोग जो है संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति की पद रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य माना गया है। 6 महीने के अंतर जो है राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है, राष्ट्रपति ने जो है त्यागपत्र दे दिया है या फिर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो 6 महीने के अंदर ही आपको उसको भरना अनिवार्य है। इसके बाद विशेष की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं। यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपने देखा होगा, हमारे कई सारे जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कई लोगों ने काम किया है, उनके बारे में भी हम जो है विस्तार से डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया, उपराष्ट्रपति उनके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसका पद भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जिसने ये वही वरिष्ठतम न्यायाधीश है जिसने राष्ट्रपति को शपथ दिलाई थी, मुख्य न्यायाधीश की
अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का जो है निर्वहन करता है वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब वरिष्ठतम न्यायाधीश से नीचे कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं तो कोई ना कोई तो वहाँ पर वरिष्ठ देखने को आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, तो क्रम दिया गया है, फिर राष्ट्रपति और फिर हमारे कार्यकाल दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपसे जो है यहाँ से क्रम भी पूछा जाता है और नाम पूछे जाते हैं आपको। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यूपीपीसीएस का आरओ में या किसी भी तरह से, तो एग्जामिनर जो है इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे ज़्यादा पूछ रहा है, डीपली क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति बन जाते हैं वो बन जाते हैं यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक जो है राष्ट्रपति रहते हैं। 1950 से 1962 यानी कि लगभग 12 साल। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। लगभग 12 साल का कार्यकाल हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं और 1962 से ये 67 तक रहते हैं, यानी कि लगभग 5 साल तक जो है ये यहाँ पर अपनी पोस्ट पर रह जाते हैं। तीसरे नंबर पर आपके जाकिर हुसैन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक छोटी सी जो ट्रिक है वो भी समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरे नंबर के हो जाते हैं जाकिर। जाकिर में 3 अक्षर है और हुसैन में भी 3 अक्षर है, तो ये जो है आपके 3 नंबर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ट्रिक नहीं है, ये मैं ऐसे ही कुछ याद करने का आपको एक फॉर्मूला सा बता रहा हूँ। ठीक है, इधर आ जाते हैं वीवी गिरी। तो वीवी गिरी में आपके 4 अक्षर आ रहे हैं, वी गिरी, ये 4 अक्षर हैं। तो 4 अक्षर यानी कि चौथे नंबर के हो जाएंगे आपके 24 अगस्त 1969 से और 74 तक रह जाते हैं, यानी ये भी आपके 5 साल रह जाते हैं। जाकिर हुसैन 67 से 69 तक रहते हैं, ये केवल आपके 2 साल तक, लगभग, ये लगभग में सारी फिगर हैं, लगभग 2 साल तक जाकिर हुसैन रहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे फ़खरुद्दीन अली। तो फ़खरुद्दीन में कितने अक्षर हैं? तो फ़खरुद्दीन में आपको 5 अक्षर देखने को मिलेंगे। तो 5वें नंबर के हो जाते हैं आपके फ़खरुद्दीन। 24 अगस्त 1974 से और 11 फरवरी 1977 यानी लगभग 5 साल ये भी आपके राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पर जो है सभी में 3 अक्षर आ रहे हैं, 3 यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 3 यहाँ पर, तो 3 और 3 आपके बनते हैं 6। तो 6 जो है ये नीलम संजीव रेड्डी हो जाते हैं। 6 अक्षर का जो है इनका नाम है नीलम संजीव, और ये रह जाते हैं 1977 से 1982, यानी लगभग 5 साल ये भी अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। और ये जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये निर्विरोध राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह की बात करते हैं तो ये आ जाते हैं आपके 7 नंबर के, और 25 जुलाई 1982 से जुलाई 1987 यानी लगभग ये अपना पूरा जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आर वेंकटरमन। तो ये 25 जुलाई 1987 से 92 तक रहते हैं, ये भी अपने 5 साल पूरे कर लेते हैं आर वेंकटरमन। आर यानी यहाँ पर इसको 8 कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 8 वेंकटरमन, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। शंकर दयाल शर्मा, तो सभी में जो है यहाँ पर 3 अक्षर देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 9 नंबर पर। तो 3 इसमें और 3 आपके शर्मा में मिल जाएंगे, तो 9 नंबर पर आपके हो जाते हैं शंकर दयाल शर्मा। ये हो जाते हैं आपके 1992 से और हो जाते हैं 1997 तक बन जाते हैं ये भारत के राष्ट्रपति, और ये भी आपका पूरा कार्यकाल कर लेते हैं। 10वें नंबर पर आ जाते हैं आपके KR नारायणन। KR नारायण की बात करेंगे तो ये हो जाते हैं 1997 से 2002 तक, ये हमारे राष्ट्रपति बन जाते हैं, और ये भी लगभग 5 साल तक जो है पूर्ण कार्यकाल अपना करते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट नाम है APJ अब्दुल कलाम। काफ़ी जो है मोटिवेटेड पर्सन रहे हैं हमारे अब्दुल कलाम जी, राष्ट्रपति रहे हैं, और इनसे जो है काफ़ी जो लोगों को सबक लेना ज़रूरी है। ठीक है, किस तरह से कैसे माहौल में ये पढ़ाई करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, और मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम हो जाते हैं, और ये 2002 से रह जाते हैं 2007 तक राष्ट्रपति बन जाते हैं, और पूर्ण कार्यकाल अपना ये करते हैं। 12 नंबर पर आ जाती हैं आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 12 नंबर पर आती हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से, और ये आ जाती हैं 2012 तक, यानी 5 साल जो है अपने ये पूरे कर लेती हैं। प्रणब मुखर्जी की बात करेंगे तो प्रणब मुखर्जी आ जाते हैं आपके 13 नंबर पर,
और 12 से 17 तक, यानी ये भी अपना पूर्ण कार्यकाल कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत कम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कम समय के लिए रहे हैं, और रामनाथ कोविंद आ जाते हैं, 14 नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं, 17 से और 22 तक रहते हैं। ठीक है, तो इनका भी कार्यकाल पूरा हो जाता है। और अब अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में आपकी हो जाती है द्रौपदी मुर्मू, जो 15 नंबर की है। नंबर से आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, आपसे पूछा जाएगा रामनाथ कोविंद जो है कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्रधानमंत्री का क्रम भी आपको याद रखना चाहिए और राष्ट्रपति का भी क्रम आपको याद रखना चाहिए। और ये 2022 से बनी हुई हैं और अब तक जो है ये ही बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, 15 राष्ट्रपति हैं और 15 राष्ट्रपति में केवल एक आपके ऐसे हैं जिनका जो कार्यकाल है वो कम रहा है। तो कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं 1967 से 1969 तक, यानी 2 साल का जो है लगभग कार्यकाल इनका हो जाता है। 67, 68, 69, यानी लगभग 2 साल का इनका कार्यकाल है। और बाकी सभी का जो है लगभग यहाँ पर पूरा 5 साल का कार्यकाल देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तो मुझे नहीं लगता कि और इसमें कोई है इस तरह का। बाकी सभी के जो कार्यकाल है वो लगभग 5 साल पूरा कर गए हैं अपना। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, अभी तक वी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक जो है, और न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जनवरी 1969 से और ये 1969 तक। बी.डी. जत्ती जो है 11 फरवरी 77 से और ये 1977 तक कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं कौन कौन हो जाते हैं? वी गिरी हो जाते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाते हैं और एक आपके बी.डी. जत्ती हो जाते हैं। 3 का नाम आपको याद रखना है कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता है, हमने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया था, राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो है उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, और कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हैं 3 बने हैं, वी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बी.डी. जत्ती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। जितने भी हमारे राष्ट्रपति बने हैं सभी एक एक बार राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद हैं जो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद और 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और 1 बार राष्ट्रपति भी रहे हैं राधाकृष्णन। वी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी और वह द्वितीय चक्र की मतगणना में जो है निर्वाचित हुए थे। द्वितीय चक्र यानी दूसरे चक्र की जो गणना हुई थी, मतगणना हुई थी, उसमें जो है वो निर्वाचित हुए थे। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है नीलम संजीव रेड्डी की, जो पहली बार चुनाव में पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार वे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो आपको ये याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जाम में, कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो वो हो जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी, और ये हो जाते हैं आपके 6 नंबर के। ठीक है, तो 6 नंबर के जो है ये राष्ट्रपति हो जाते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, ये हो जाती हैं प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाती हैं। राष्ट्रपति के यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आजकल जो है आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। तो अधिकार और शक्तियाँ क्या क्या हो जाती हैं राष्ट्रपति की, देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती हैं जो कार्यकारी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो राष्ट्रपति की निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। सबसे पहले शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के जो सिग्नेचर है वो सबसे बाद में होते हैं और फाइनल होते हैं। अगर राष्ट्रपति ने किसी पर साइन कर दी हैं तो वो समझो काम आपका पक्का है। वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक
एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। प्रशासनिक कार्य की और विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये राष्ट्रपति के हाथ में है किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और किसको नहीं करना है। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो राष्ट्रपति है पदाधिकारियों की जो है नियुक्ति करता है, वो शपथ भी दिलाता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएगा, उसके अन्य सदस्यों को भी दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी जो है शपथ दिलाता है। भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिक जितने होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग के अध्यक्ष, सभी को जो है ये यहाँ पर सभी को जो है शपथ दिलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया है कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को, राज्यपाल को, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं, जिनकी जो नियुक्ति है वो करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है राष्ट्रपति से। इसके बाद आ जाती हैं राष्ट्रपति की कुछ जो है विधायी शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो संसद के सत्र को बुलाने, सत्र अवसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो 108 के अंतर्गत है, ये सभी जो है ये विधायी शक्तियाँ हो जाती हैं आपकी राष्ट्रपति की। ठीक है। कौन कौन सी हो गई हैं तो ये आपने देख लिया है। सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने, उसको भंग करने यानी लोकसभा को भंग करने, चुनाव के बाद जो है संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने, संयुक्त बैठक बुलाने, ये सभी अधिकार आपके देखने को मिल जाएंगे राष्ट्रपति के। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कानून बनाता है कौन? तो ये बनाता है संसद। ठीक है। तो संसद जो है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो 3 स्थितियों की संभावना बनती है। कोई विधेयक है वो पारित हुआ है और वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है बिल्कुल। अगर वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जो है बिल्कुल पास हो जाएगा। वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट ना करते हुए अपने पास ही रख लेता है, इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पर इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है। तो पॉकेट वीटो किसको कहा जाता है, आपने समझा? पॉकेट वीटो किसको कहा जाएगा? वह विधेयक अपनी स्थिति स्पष्ट ना करते हुए अपने पास रख लेता है राष्ट्रपति, और इसको राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपने, जिनको नहीं पता था पॉकेट वीटो के बारे में, वो बिल्कुल यहाँ पर श्योर हो जाए कि इसी को जो है पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसके बाद विधेयक को धन विधेयक ना होने पर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। ठीक है। वापस कर देगा कि जी भाई दोबारा से जो है इस पर विचार करिए, पुनर्विचार करिए, मैं इस पर जो है अभी साइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से जो है 3 स्थितियाँ संभावना बनती है। अगर कोई संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। यानी कि संसद कहता है कि हम जो विधेयक को भेज रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो इस पर आप साइन कर दीजिए आंख बंद करके। ठीक है। तो अब आप बाध्य हो गए हैं, अब आपको ज़रूरी है कि अब आपके पास जो है ऑप्शन नहीं बचता है, तो अब आपको जो है यहाँ पर साइन करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर हमने दोबारा भेज दिया तो आपको साइन यहाँ पर करने पड़ेंगे। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, कर दीजिए, नहीं तो हम अपने आप करा लेंगे।
वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह द्वारा अखिल भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो, जिसको जेबी वीटो भी कहा जाता है, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो अपने पास रख लिया था ये 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा, और ये था आपका भारतीय डाक संशोधन विधेयक। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, पॉकेट वीटो इसको कहा जाता है। नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि के संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। ये सभी जो विधेयक हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। कौन कौन से? ये हो जाते हैं राज्यों के निर्माण, सीमा में परिवर्तन, धन विधेयक, संचित विधि से व्यय से संबंधित विधेयक, ये सभी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो है सदन में पेश किए जाएंगे। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नहीं लौटाएगा पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को। धन विधेयक पर जो है आपको साइन करने ही पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो कहते हैं अब वो उसको वापस ही नहीं लौटा सकता, उसका फायदा क्या है? फिर वो तो अपने आप ही कर लेंगे सब कुछ। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव और ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत भी करता है। ठीक है, तो जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को किया गया था, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको किया गया था, तो 12 सदस्य होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। उनमें कला के क्षेत्र से भी हो जाएंगे, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य से, समाज सेवा से, या फिर विशेष अनुभव रखने वाले और ज्ञान रखने वाले। ठीक है, उन लोगों को जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बात की गई है अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति से क्या इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वो हम समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 123 यानी 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे अध्यादेश जारी कर सकता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन यही बनता है कि अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, तो ये कौन सा वो आर्टिकल हो जाता है? तो आर्टिकल हो जाता है 123। इसके तहत अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तभी होती है जब दोनों या फिर दोनों या दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया है और वह अन्यथा सत्र में नहीं है, इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तभी होगी। इसका प्रभाव भी संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह होता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र में पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक हो जाएगा। सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक हो जाता है ये अध्यादेश। अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है किसी भी समय। इसके बाद आती है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति आ जाएगी आपके अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है और राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार दाखिल नहीं की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान देने से मना कर दिया है तो दूसरी बार वो जो है राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, ये क्षमादान शक्ति से संबंधित है, राष्ट्रपति द्वारा जो दी जाती है। अनुच्छेद 72 हो जाता है और दंड को जो है क्षमा करने, दंड को कम करने, दंड का परिहार विराम करने से संबंधित ये माना जाएगा। इसके अलावा सैन्य अधिकार, राष्ट्रपति 3 ही सेनाओं का जो है सर्वोच्च कमांडर होता है। इसमें थल सेना होती है, वायुसेना और नौसेना। ये जो तीनों सेनाएं होती है इनका प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सैन्य अधिकार होते हैं ये आपके, और सर्वोच्च कमांडर माना जाएगा राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का। वह थल सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कूटनीतिक शक्ति,
अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जितनी भी हमारी संधियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, ठीक है। बहुत सारे समझौते चलते रहते हैं हमारे, हम पढ़ते भी हैं डेली अखबारों में, आज ये समझौता हो गया, आज ये संधि हो गई। तो ये सभी जो हैं आपके राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्तियों का अनुमोदन भी करता है। अब यहाँ पर दी गई हैं आपकी आपातकालीन शक्तियाँ। कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली शक्तियों में भारतीय संविधान के भाग 18 में, ये हो जाता है भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में ये संबंधित हो जाएगा और अनुच्छेद हो जाएगा 352 से लेकर 360 तक। 352, 356 और 360 ये सभी आपके संबंधित हो जाएंगे जो है आपातकाल से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार से आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। 3 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात कब लगता है? तो राष्ट्रीय आपात लगेगा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। भाई युद्ध हो गया है तब जो है राष्ट्रीय आपात लग जाएगा, ठीक है, पूरे देश में लग जाएगा राष्ट्रीय आपात, या किसी ने बाहर से आक्रमण कर दिया तब लग जाएगा, और सशस्त्र विद्रोह अगर हमारे देश में हो गया है तब भी जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। और ये इसका जो अनुच्छेद है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है हर बार आपकी परीक्षा में। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352। दूसरा जो आपात है वो लग जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यानी आप मोटे मोटे तौर पर ये मान के चलिए किसी राज्य में शासन, किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री है और वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल फेल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पर गुंडागर्दी और उल्टे सीधे काम चल रहे हैं, तो वहाँ पर उस स्थिति में जो है उस तंत्र को, संवैधानिक तंत्र को विफल माना जाएगा और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अनुमति दे दी जाएगी या राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 356 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 352 जो आपके युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, और 356 में राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिल जाएगा। एक और आपका आपातकाल बचता है, यहाँ पर हो जाता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात यानी कि जब हमारी पैसे की जो कमी हो गई है तो उसको जो है वित्तीय आपात कहा जाएगा। वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 जो है यहाँ पर संबंधित ये हो जाएगा। तो 360 में जो है वित्तीय आपात की स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो वित्तीय आपात है ये अभी तक भी एक बार भी जो है हमारे देश में नहीं लगा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है हमारी यहाँ पर परामर्श की शक्ति। पूरा डिटेल वाइज हम पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य व्यवस्था है, आपकी पॉलिटी है, वो पूरा हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं और टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी टॉपिक वाइज चलेंगे तो आपको जो है भूलने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी और एक एक चीज़ आपको जो है याद होती चली जाएगी सीनियरिटी के हिसाब से। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यहाँ दिया गया है परामर्श की शक्ति, और परामर्श की जो शक्ति है ये देखने को मिलेगी आपकी 143 में। आर्टिकल 143 यानी 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट है और पहले भी जो है ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखा गया है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, तो ये ले सकता है आपका 143 के अंतर्गत, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श ले तो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है जो परामर्श उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से लिया है वो उस पर भी विचार करें या फिर उसको अपना ले, ऐसा जरूरी नहीं है। अपने हिसाब से उनको चलना है। राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले तो सकता है लेकिन बाध्य नहीं है उस शर्त को मानने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जो है ये संपूर्ण हो जाते हैं और इसके बाद हमारे चलते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में
उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसकी तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से हो जाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाया गया है उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है आर्टिकल 63। ठीक है, तो 52 में आपने देखा था राष्ट्रपति, किसमें 52 में राष्ट्रपति है, और यहाँ पर 11 और बढ़ा देंगे तो ये हो जाता है 63, और इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है 63 को। 64 के तहत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा, जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएगा, यानी पदेन सभापति हो जाएगा राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पदों के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, और अनुच्छेद 97 के सभापति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, निर्वाचन से संबंधित क्या क्या हो जाएगा। तो निर्वाचन हो जाता है उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 66 में। आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, जो राज्यसभा है और लोकसभा है, उन दोनों के आपको निर्वाचित सदस्य भी देखने को मिलेंगे, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी, ये दोनों निर्वाचक मंडल में जो है शामिल होते हैं, और इनके द्वारा ही उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। दोनों सदन हो जाते हैं हमारे, निम्न सदन और उच्च सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा, उसके जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं और जो भी आपके मनोनीत सदस्य हैं, उन सदस्यों द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अब यहाँ पर आ जाती हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। योग्यताएं क्या क्या हो जाती हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु का होना भी जरूरी है, और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो राज्यसभा की जो फॉर्मेलिटी है राज्यसभा का सदस्य बनने की, वो सभी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और किसी तरह के लाभ के पद पर भी आपको नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना जरूरी है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। इसके बाद इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है, अथवा संघ का है तो किसी का राज्य का मंत्री है। तो यह आपने समझ लिया है, इस प्रयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का जो है राज्यपाल है, या फिर संघ या किसी का राज्य मंत्री है, तो इसको जो है लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। इसके बाद बात आ जाती है उपराष्ट्रपति की पदावधि की। तो पदावधि देख लेते हैं। ये कही गई है अनुच्छेद 67 के अनुसार, यानी आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष के लिए ही होती है। इससे पूर्व भी वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, और जो उपराष्ट्रपति है ये अपना जो त्यागपत्र है वो देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, तो दोनों आपस में हिसाब बराबर अपना कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया भी जा सकता है। इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक है। लोकसभा में पारित हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो फिर वो जो है वहाँ पर वो हट जाएंगे। इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी अनिवार्य है। ठीक है भाई, उनको भी तो तैयारी करनी है, उपराष्ट्रपति को भी, कि हाँ भाई मुझे हटना है और मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, तो अब मुझे हटना पड़ेगा, तो मैं भी अपनी जो है तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए 14 दिन पूर्व जो है लिखित में सूचना देनी होती है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर शपथ। तो शपथ कौन दिलाएगा उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति की जो शपथ है यह आ जाती है आर्टिकल 69 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 69 के अनुसार,
और उपराष्ट्रपति को उसके पद की जो शपथ है वो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाएगी तो राष्ट्रपति खुद दिलवाएंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करेंगे और उस खुद से के द्वारा जो है फिर शपथ दिलवाई जाएगी उपराष्ट्रपति को। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर वेतन और भत्तों की। तो वेतन मिलता है आपका उपराष्ट्रपति को, कितना वेतन मिलता है देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ता प्रदान किया जाता है। उपराष्ट्रपति का कोई अपना वेतन तो है नहीं, तो उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, तो ये मिलेगा राज्यसभा के सभापति का वेतन। और राज्यसभा के जो सभापति का वेतन है वो हो जाता है यहाँ पर 4 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति का जो वेतन है वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह हो जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो उपराष्ट्रपति का अपना कोई वेतन नहीं होता है, राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है और वो होता है उनका 4 लाख रुपए। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को मिलते हैं 5 लाख रुपए प्रति माह। इसके बाद आपको नोट करना है, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जो उपराष्ट्रपति है, कभी कभी राष्ट्रपति नहीं है पद पर तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति को दिए जाने वाले वेतन या भत्ते का हकदार वो नहीं होगा, क्योंकि उस दौरान उसे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा। ये भी आपको याद रखना चाहिए और ये क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके वेतन को लेकर भी एक क्वेश्चन आपका बना था। इसके बाद आ जाती हैं जो हमारी शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति की शक्तियां यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी हो जाएंगी। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और ये कहा गया अनुच्छेद 64 से 89 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, केवल पदेन सभापति होता है और जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सभापति के रूप में किसी विषय पर प्रथम सबसे पहले मत देने का अधिकार नहीं होता है। सभापति के रूप में किसी पर विषय पर सबसे पहले वो मत नहीं देगा, परंतु बराबर मतों की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। अगर दोनों तरफ जो है मत आपके बराबर हो गए हैं तो उस स्थिति में निर्णायक, केवल निर्णायक मत देगा जो है ये सभापति। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसके नीचे फिर कौन है, तो फिर आपके उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पूरा कार्यभार फिर संभालेंगे और उनको जो वेतन मिलेगा वो भी फिर राष्ट्रपति का ही मिलेगा, क्योंकि भाई मैं काम कर रहा हूँ राष्ट्रपति का तो मुझे वेतन भी तो फिर राष्ट्रपति का चाहिए। ठीक है ना, मैं प्रधानमंत्री का काम कर रहा हूँ तो वेतन भी मुझे प्रधानमंत्री का चाहिए। तो इस तरह से जो है उनका जो वेतन है वो राष्ट्रपति का वेतन ही उनको मिल जाएगा, तो इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल। बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है एक नज़र इन पर मार लेनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये हो जाते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल हो जाता है इनका 1952 से 57 तक और दूसरा कार्यकाल हो जाता है 57 से 62 तक, यानी लगभग 10 साल जो है ये उपराष्ट्रपति बने रहते हैं। दूसरे हो जाते हैं जाकिर हुसैन, जो दूसरे उपराष्ट्रपति बनते हैं लेकिन तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। वीवी गिरी की बात करते हैं तो ये तीसरे यहाँ पर जो है तीसरे नंबर के बन जाते हैं उपराष्ट्रपति और 4 नंबर के बन जाते हैं ये राष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ऐसा ही जाकिर हुसैन के साथ हुआ है, ऐसे ही आपका वीवी गिरी के साथ में हो जाता है। गोपाल स्वरूप पाठक ये 1969 से 74 तक हो जाते हैं। बीडी जत्ती ये हो जाते हैं 74 से 79 तक। हिदायतुल्ला, इनका भी नाम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो कार्यवाहक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं अपने समय में। ठीक है, तो ये भी उपराष्ट्रपति हो जाते हैं 79 से 84 तक। इसके बाद आ जाते हैं आपके आर वेंकटरमन, ये 84 से 87 तक हो जाते हैं आर वेंकटरमन। शंकर दयाल शर्मा आ जाते हैं, तो ये 87 से 92 तक हो जाते हैं। के आर नारायणन, जो पहले राष्ट्रपति भी यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं और उसके बाद ये राष्ट्रपति भी बने हैं, तो 1992 से 57 तक जो है उपराष्ट्रपति भी
रहे थे। कृष्णकांत की बात करेंगे 1957 से 2002 तक हो जाते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भैरव सिंह शेखावत हो जाते हैं 2002 से 2007 तक उपराष्ट्रपति। हामिद अंसारी ये हो जाते हैं 2007 से 17 तक हामिद अंसारी। और क्रम अनुसार प्रथम कार्यकाल हो जाता है इनका 2007 से 12 और दूसरा कार्यकाल जो है इनका हो जाता है 12 से 17। ठीक है, तो ये भी लगभग 10 साल तक जो है अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, 10 साल का हामिद अंसारी जी, और ये उपराष्ट्रपति बनते हैं 10 साल के लिए। इसके बाद वेंकैया नायडू की बात करते हैं तो ये 2017 से 22 तक रह जाते हैं। जगदीप धनखड़ वर्तमान की बात करते हैं तो 22 से जो है अब तक जब जगदीप धनखड़ हो जाते हैं उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है, इससे ज़्यादा जो है वो कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि 6 माह में अधिकतम 6 माह में राष्ट्रपति के पद को भर लिया जाता है, ये भी अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक हो जाता है क्योंकि 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का कार्य फिर कर रहा है, तो जब राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो वो फिर राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं कर सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है इनके चुनाव से संबंधित जो विवाद है उनका जो अंतिम निपटारा है वो एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इनके चुनाव को जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ये सभी शामिल होते हैं। किस में शामिल होते हैं? तो केंद्रीय मंत्री परिषद में ये सभी देखने को आपको मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जो भारतीय संविधान है उसके तहत लोकतंत्र की जो संसदीय प्रणाली है उसको अपनाया गया है। इसी व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और जबकि वास्तविक जो शक्तियां वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री चाहे जैसा वो काम कर सकता है, राष्ट्रपति तो केवल सिग्नेचर मात्र के लिए वहाँ पर बना होता है। ठीक है, एक स्टाम्प उसको कहा जाता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 74(1) के अनुसार। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद है और उसका जो प्रधान होगा वो होगा आपका प्रधानमंत्री। इसके बाद राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल भी किया गया है। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या फिर अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के लिए उसके पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये सब किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, क्योंकि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। ठीक है, तो इस पर जो है कोई जांच नहीं की जाएगी, इस प्रश्न का कहीं पर भी जो है जांच नहीं होगी। ठीक है, तो मंत्रियों ने जो है राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, ये दी है तो क्या दी है हमें नहीं पता, और ना ही किसी को बताने की ज़रूरत है।
सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो जिसको बहुमत मिल जाता है उसी के दल का एक नेता होता है, उसको जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, और वो सब जो है पहले से ही सब डिसाइड होता है। इसके बाद अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और जो प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री बताएगा भाई इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, फलाने को ये बनाना है, तो उस तरह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री की होगी। ऐसा नहीं है रक्षा मंत्री किसी और को बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बना दिया जाएगा तो राजनाथ सिंह ही बनेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है। पद की शपथ दिलाई जाएगी और गोपनीयता की, यानी वो सब कुछ जो है गोपनीय रखेंगे। ठीक है, यानी कॉन्फिडेंशियल होगी सारी चीज़ें, उसकी भी शपथ वहाँ पर दिलाई जाती है। ठीक है, उनके जो उनका पद है और जो उनकी गोपनीयता है, यानी पोस्ट और जो है कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी शपथ दिलाई जाती हैं। सबको जो है वो उजागर नहीं करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। ये भी आपको याद रखना है, जो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। संविधान 91 का जो संविधान संशोधन है उस अधिनियम 2023 में आया था, 2003 में आया था। उसके द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि लोकसभा में जो है प्रश्नकाल वगैरह में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये उत्तरदायी हो जाएगा फिर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 75 का 3 हो जाता है, और ये उत्तरदायी हो जाता है सामूहिक रूप से। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो संपूर्ण जो हमारा मंत्रिमंडल है उसको त्याग पत्र फिर देना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है कुछ प्रधानमंत्री जो हमारे बने हैं अब तक, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्रम के अनुसार यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो बन जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1947 से रहते हैं ये 1964। इसके बाद आ जाते हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 64 से 9 जून 64 तक जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और ये बनते हैं 64 से लेकर 66 तक। गुलजारी लाल नंदा आ जाते हैं, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद आ जाती हैं आपकी इंदिरा गांधी और ये 66 से लेकर 77 तक प्रधानमंत्री बनती हैं। और पहली महिला प्रधानमंत्री भी जो है आपकी कौन हो जाती हैं, तो ये हो जाती हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, पहली पूछी जाएंगी तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी पहली महिला प्रधानमंत्री। इसके बाद आ जाते हैं आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, ये हो जाते हैं 77 से लेकर 79 तक ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं। चरण सिंह आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक बार भी संसद में नहीं गए हैं पद धारण करने से लेकर। ठीक है, और इससे पहले जो है ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। और जब हमारा इंटरव्यू हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उस समय भी ये हमसे जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था चौधरी चरण सिंह के बारे में, क्योंकि हमारी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है वो जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हुई है, इसीलिए जो है इनसे फिर क्वेश्चन आपका पूछा गया था चौधरी चरण सिंह से। तो ये हो जाते हैं कब तक, तो ये हो जाते हैं 79 से और 80 तक ये रह जाते हैं।
इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो ये दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाती हैं 80 से लेकर 84 तक। राजीव गांधी आ जाते हैं उनके बाद, तो ये 84 से लेकर 89 तक प्रधानमंत्री बन जाते हैं। विश्वनाथ प्रताप आ जाते हैं 89 से लेकर 90 तक जो है विश्वनाथ प्रताप आ जाते हैं। चंद्रशेखर की बात करेंगे, ये आपके 1990 से बन जाते हैं 91 तक। पीवी नरसिम्हा राव बन जाते हैं 91 से 96 तक। अटल बिहारी वाजपेयी, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, और ये हो जाते हैं 1996 से। और ये अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं जो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है वहाँ पर जो है इन्होंने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं। एच.डी. देवगौड़ा की बात करते हैं, ये 1996 से लेकर 1997 तक हो जाते हैं। इंद्र कुमार गुजराल आ जाते हैं 97 से लेकर 98 तक रहते हैं इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद फिर से आपके अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं 98 से लेकर 2004 तक। इसके बाद मनमोहन सिंह आ जाते हैं 2004 से लेकर 14, यानी लगातार 10 साल ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं जो 24 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है प्रधानमंत्रियों का क्रम। बात करते हैं संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य होने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है अगर वो सदस्य नहीं है तो उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, आर्टिकल जो 75 है 5 पैरा के अनुसार, यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर संसद के सदस्य बनना अनिवार्य उनके लिए हो जाएगा, या फिर अपना पद उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो फिर आप वो मंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर उनको मंत्री बने रहना है तो अगले 6 माह में उनको जो है अपना किसी भी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों में से कोई एक सदन का जो है सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो फिर उन्हें अपना फिर रिजाइन देना पड़ जाएगा। इसके बाद मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। ठीक है, तो ये सभी आपने देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा। जो प्रधानमंत्री मोदी का कैबिनेट है, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, सभी आपकी जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री इन दोनों को मिलाएंगे तो बनता है आपका मंत्रिमंडल, और सभी मंत्रियों को मिलाकर बनता है आपका मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 की बात की गई है तो 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। ये 78 अनुच्छेद हो जाता है, आर्टिकल 78, जिसके तहत जो प्रधानमंत्री है सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाता रहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये आपको सभी को पता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है, और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी आपका होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने या फिर स्वयं त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना है या स्वयं त्याग पत्र देना है तो मंत्रिपरिषद को भंग करने का जो परामर्श है वो राष्ट्रपति को दिया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो जाते हैं वो भी एक बार निगाह मार लेते हैं। तो प्रथम, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं सर्वाधिक समय, यानी 16 साल और 286 दिन तक जो है ये बने रहते हैं अपने पद पर प्रधानमंत्री। तो 16 साल हो जाते हैं, 16 साल बहुत बैठते हैं, तब तक ये प्रधानमंत्री बने रह जाते हैं। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वह प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो गैर कांग्रेसी हो जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और दूसरा वो अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हो जाते हैं, मोरारजी देसाई। यहाँ पर दिखाया गया जो हम आपको बता रहे थे
चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया है, जबकि विश्वनाथ प्रताप ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा का सामना इन्होंने नहीं किया है, ये कभी लोकसभा में नहीं गए हैं। विश्वनाथ प्रताप ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विश्वास मत जो है प्राप्त ही नहीं किया था। देश में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बन जाती हैं और इसके बाद 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हुई है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि वो कौन प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। तो एक जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी देख लेते हैं। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के हो जाते हैं तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र के। ये सारे जो पॉइंट हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना जरूरी है अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं। तो मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में सबसे कम अवधि यानी मात्र 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे हैं। इनसे ही तो आपके क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह के। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। इसके बाद अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। वो कौन कौन से हो जाते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऐसे 6 प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आ जाता है मोरारजी देसाई का। चौधरी चरण सिंह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हो जाते हैं। वीपी सिंह हो जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव हो जाते हैं और एक आपके एच.डी. देवगौड़ा और एक हो जाते हैं आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये 6 प्रधानमंत्री है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। तो ये हो जाते हैं 6 प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम यहाँ से चलेंगे आगे। तो फिलहाल हमें जो है यहीं रोकना पड़ेगा और कल हम आपको यहाँ पर संसद के आगे के पार्ट जो है कराएंगे। ठीक है, तो कल हम ये संघ जो आपकी कार्यपालिका इसको समाप्त कर देंगे कल के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं हमें कंटेंट को और इम्प्रूव करने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हमारे चैनल पर यूपीपीसीएस, आरओआरओ और अदर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।